मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद वाले 50 दिन मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़े, लेकिन जैसे तैसे वो कट गए। लोगों ने भी कहा कि हमारे जवान सियाचिन में खड़े हुए हैं तो हम भी गर्व से एटीएम लाइन में खड़े रहेंगे और अपना कटवाएंगे। आज नोटबंदी को सरकार भुला चुकी है, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार के पहले 50 दिन भी मोदी को उतने ही भारी या उससे भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं और लोगों का भी सब्र का बांध इस बार टूटता हुआ दिख रहा है। जुमलों का भी खास इंपैक्ट नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मोदी 3.0 की ओपनिंग आजकल की कंगना रनावत, अक्षय कुमार स्टारर मूवीज की तरह रही। बिल्कुल खतरनाक, माने डिजास्टर, फ्लॉप, 1 स्टार रेटिंग। नहीं, मैंने एक टाइम था 5-10 साल पहले जब ये नेता अभिनेता हिट पे हिट, सुपर हिट पे सुपर हिट, स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक दिया करते थे, लेकिन अब तो हवा ही जैसे बदल गई है। स्क्रिप्ट से बांस आने लगी है और सारे दावपेच उल्टे पड़ने लगे हैं। ऊपर से आपदा के ऊपर आपदा, जैसे भगवान श्री राम का श्राप लग गया हो मोदी जी को। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में लेंगे नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 50 दिन का पूरा हिसाब। वैसे तो पहले 50-100 दिन हनीमून पीरियड, हनीमून फेज बोला जाता है, लेकिन यहां तो सारा हनी ऑलरेडी निचोड़ दिया गया है और लोग पूछ रहे हैं कि वो जो चांद तारे, वो जो मून के सपने दिखाए थे, वो कहां है? शुरुआत करते हैं लेटेस्ट भसड़ से। बजट 2024। 10 साल बाद मिडिल क्लास का जैसे जमीर जग उठा। उसे समझ में आने लगा कि हिंदू समाज नहीं, उसका बटवा सेविंग्स अकाउंट और उसका भविष्य ही खतरे में है। निर्मला नाई ने पहले ही इनकम टैक्स और गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगा के रखा था। अब इसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स से लोगों का तेल निचोड़ना अब शुरू हो चुका है। घर खरीदो और ज्यादा टैक्स, घर बेचो और टैक्स, घर किराए पे दो और टैक्स, सोना खरीदो और टैक्स, सोना बेचो और ज्यादा टैक्स, और वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना, तो इन्फ्लेशन की मार भी सहो। ऐसे कम बजट हुए हैं हमारे देश के इतिहास में, जहां लेफ्ट, जहां राइट, जहां सेंटर सब मिलके एक ही पर्सन को गलिया रहे हैं। 1 इंडिया 1 आउटरेज। लेकिन सच तो यह है कि सरकार के पास पैसे है ही नहीं। एफडीआई 16 साल में सबसे नीचे गिरी पड़ी हुई है, नौकरियां नई बन नहीं रही हैं, और अब तो ताई ने 1 करोड़ इंटर्नशिप्स का झुंझुना भी बजा दिया बजट में। लेकिन इस बार लोगों को भी समझ में आ गया ये सब फजूड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट है, कुछ होने वाला है नहीं। लोगों का सरकार को इस तरीके से गलियाना, सरकार पर नाराज होना काफी जायज है। खास करके अगर आप ये बात देखो कि सरकार पर्सनल, माने आपके और हमारे पर्सनल इनकम टैक्स से ज्यादा कमाई कर रही है बतौर की कॉर्पोरेट टैक्स, जबकि होना उल्टा चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े पूंजीपति सरकार के इतने करीबी दोस्त होंगे तो टैक्स तो मिडिल क्लास को ही देना पड़ेगा। उसके ऊपर पिछले 50 दिनों में एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स कम आए हैं, स्कैम्स ज्यादा निकले हैं। अब मुझे गलत मत समझिएगा कि एग्जाम्स में पर्चों और पेपर लीक की पुरानी प्रथा चलती आई है हमारे देश में, लेकिन यह प्रथा अब कितनी एडवांस्ड हो गई है, कितनी घटिया हो गई है, और यह फर्जीवाड़ा का स्कोप कितना बढ़ गया है, कितने गुना बढ़ गया है, यह हमें इस बार पिछले 50 दिनों में पता चला है। सबसे पहले तो नीट एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर जो स्कैम हुआ, जो बड़े खुलासे हुए और अरेस्ट होने लगे, कैसे पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर्स इस स्कैम में शामिल थे, कैसे लाखों में पेपर बेचे जा रहे थे, कैसे पेपर लीक करवाना अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन इतना एविडेंस होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि सिस्टमैटिक लीक नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन लाखों स्टूडेंट्स को शायद पहली बार दिखा कि सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है और कैसे सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। जिस करप्शन के मुद्दे पर मोदी पावर में आया था 2014 में, आज उसी करप्शन, उसी स्टाइल ऑफ करप्शन पर चुप्पी रखी हुई है सरकार ने। और नीट ही नहीं, शायद दुनिया के सबसे कठिन परीक्षा को शॉर्ट सर्किट किस तरीके से किया गया है, स्टूडेंट्स ने यह भी देखा पिछले 50 दिनों में। इसमें अब कोई शक नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी कोटा का खुल के, ठूस के मिसयूज हुआ है। वेल कनेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे एंट्री मारी है यह हमने देखा है, और पूजा खेड़कर और अभिषेक सिंह तो इस केस में सिर्फ ट्रेलर है। अगर सरकार इन्वेस्टिगेट करे तो पूरे का पूरा आईएएस सिस्टम ना चरमरा जाएगा। शायद इसीलिए इसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो युवा है, जो यंग एस्पिरेंट है, उसको यह सारी चीजें साफ दिख रही हैं कि कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, और कौन चुप बैठा हुआ है। और चुप एक चीज पर सरकार नहीं बैठी हुई है कि यह बात कि नहीं, अग्निवीर तो मास्टर स्ट्रोक है। पिछले 50 दिनों में
लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक का भांडा हमें फूटता हुआ दिखाई दिया। अरे विपक्ष ने भी तीखा वार किया है इस मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर। नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब दिखने लगा है कि काम क्या है। कैसे सीमा पर मारे गए अग्निवीरों को ठीक से कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है, कैसे आर्मी के टॉप ब्रास से बिना डिस्कस किए गए इस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, कैसे पैसे बचाने के चक्कर में दो तरीके के जवान हमारे फौज में बनाए जा रहे हैं, कैसे 75% ऑफ द अग्निवीर जब 4 साल के बाद फौज से निकाल दिए जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा, अब यह लोगों को समझ में आ रहा है। अब ठीक नोटबंदी की तरह जैसा हुआ था, अब सरकार जुट गई है काम में कि नहीं, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अग्निवीर हमारे फोर्स को मॉडर्न बना देगा, यंग बना देगा, एफिशिएंट बना देगा। नहीं, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और निकाले गए जो अग्निवीर होंगे, अब आनंद फानंद में यह किया जा रहा है कि नहीं नहीं, देखिए, इसको पुलिस में लिया जाएगा, इनको सीआरपीएफ में लिया जाएगा, इनको गार्ड की नौकरी ली जाएगी। लेकिन अखबारों में, सुर्खियों में अग्निवीर का फ्यूचर क्या होने वाला है अगली कुछ ही सालों में, यह हमें साफ दिखने में आ रहा है। मजे की बात यह है कि नोटबंदी की तरह हमें आज तक यह मालूम ना चला कि अग्निवीर किस दिमाग की उपज है, कौन सा बंदा था जिसने अग्निवीर स्कीम की एक जो कंसेप्चुलाइजेशन की थी वो कौन है, और इंप्लीमेंट करने से पहले कंसल्टेटिव प्रोसेस क्या था, किससे मीटिंग हुई थी, आज तक हमें नहीं बताया गया है। और यह सच्चाई अब लोगों को सामने दिख रही है। मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा काफी प्रचलन में रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन नॉट फॉर जॉब्स। यहां कोई नहीं कह रहा है, भक्तगण भी नहीं कहते कि मोदी है तो जॉब्स मुमकिन है, वहां तो नामुमकिन ही दिख रहा है। पिछले 50 दिनों में इसके कुछ हमें सीन भी दिखे। मुंबई में 25,000 एप्लीकेंट्स का यह मेला देखिए, ये कोई जॉब फेयर नहीं है। मेंटेनेंस स्टाफ ने 600 वैकेंसीज अनाउंस किए वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, बदले में 25,000 लोग पहुंच गए इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए, भगदड़ मच गई। और यह कोई आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है। ये देखिए, आप दशकों से गुजरात मॉडल का नजारा देखिए। भरूच में देखिए, 10 वॉक इन इंटरव्यू के स्पॉट्स पब्लिश किए गए, करीबन 2,000 एप्लीकेंट्स वहां आ धमके, रेलिंग तोड़ दिया। और शायद ये भ्रम भी कि सब चंगा सी है। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अब कितनी गहरी हो गई है। कितना भी डेटा को टॉर्चर कर लो, कितना भी डेटा को उल्टा सीधा कर लो, बेरोजगारी का मंजर मोदी के सर पर मंडरा रहा है। सीएमआई का डेटा देखिए, 9% से ज्यादा हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, और अब तो कोविड, यूक्रेन वॉर, उसका भी पुराना एक्सक्यूज हो चुका है। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यह बात सरकार की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI की डेटा साफ बताती है। उनके द्वारा पब्लिश एक स्टडी में साफ साफ दिखता है कि पिछले 7 सालों में डीमोनेटाइजेशन, GST, कोविड के शॉक की वजह से 1.25 लाख करोड़ का नुकसान इकोनॉमी को झेलना पड़ा, और 1.6 करोड़ नौकरियां गई हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। तो नई नौकरियां छोड़ो, पुरानी नौकरियां भी हाथ से जा रही हैं। और हताश लोग, वो बेचारे शहर छोड़कर वापस गांव की तरफ कूच कर रहे हैं। जब GST को लाया गया था तो बैंड बाजे के साथ इसे देश की दूसरी आजादी बताई गई थी। हालांकि GST का आइडिया सॉलिड है, लेकिन गलत इंप्लीमेंटेशन चलते लाखों छोटे व्यापारियों, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को काफी जोर का धक्का लगा, बहुत बंद भी हो गए। उसके ऊपर से अब सरकार कहती है कि मंथली GST कलेक्शन का डेटा देखकर क्या करोगे, इतना ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं, हम तुम्हें दिखाएंगे ही नहीं। सरकार आपको यह भी नहीं दिखाना चाहती है कि चाइना को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार उसके सामने अपनी दुम हिला रही है। चाइना से FDI की अब भीख मांगी जा रही है। चाइनीज वर्कर्स को एक्सप्रेस वीजा दिया जा रहा है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश से हम $100 बिलियन से ज्यादा का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों में हर साल बढ़ रहा है। और नौकरियां मिले ना मिले, सैलरी हाइक हो या ना हो, इन्फ्लेशन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन अप, फूड इन्फ्लेशन अप, इलेक्शंस के ठीक बाद टोल रेट्स अप, मिल्क प्राइसेस अप, टैक्स रेट तो अप ही अप चल रहा है। पिछले 50 दिनों में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी, उसकी भी पोल खुल गई। बिहार में 15 ब्रिज 1 महीने में क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स, पहली बार नहीं दूसरी बार। 2022 में यही ब्रिज पहले बार कोलैप्स किया था। पहली बारिश में कई एयरपोर्ट्स का भी पोल खुल गया, वही एयरपोर्ट्स जो मोदी जी ने इलेक्शन से ठीक पहले इनॉग्रेट किए थे। दिल्ली, जबलपुर, राजकोट, गुवाहाटी, सबका एक ही हाल है मॉनसून में। मुंबई में अटल सेतु 6 महीने हुए हैं इनॉग्रेशन को, वहां क्रैक्स आने लगे। उधर बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के बीच वाला फ्लाईओवर, उसको बंद कर दिया गया फॉर रिपेयर्स।
मोदी जी ने पिछले साल में ही इसको उद्घाटन किया था। 1 घंटे बारिश से दिल्ली हो या मिलीनियम सिटी गुड़गांव सब ढेर हो जाते हैं, सब तालाब बन जाते हैं, और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अयोध्या का हाल देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो या राम पथ हो, पहले बारिश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। मानो भगवान श्री राम खुद नाराज हो गए हो कि उनका नाम इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शराब दे रहे हैं। और शराब तो कहीं ना कहीं रेलवेज को भी लगा है। यह आलम हो गया है कि अब ट्रेन पटरी से उतरती भी है तो खबर भी नहीं बनती है। हर दिन की बात हो गई है, पेपर खोल के देख लीजिए। एक दिन फ्रेट ट्रेन के 12 डब्बे अमरोहा में डिरेल हो जाती हैं। उसके 1 हफ्ते पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन यूपी के गोंडा में डिरेल हो जाती है। उससे पहले कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला से शियालदा आ रही है, उससे गुड ट्रेन पीछे से टक्कर मार देती है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। क्या हुआ कवच का, क्या हुआ रेलवे सिक्योरिटी का, हुआ क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातों का नहीं, बस बुलेट ट्रेन हम बोलेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं। पहले इन सब दुर्घटनाओं को छुपाया जाता था वंदे भारत ट्रेन का जुमला झुंझुना दिखाकर। अब तो वहां भी फेल है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में भी झरने बह रहे हैं और उसके ऊपर डिलेज वहां भी शुरू हो गई है, खराब खाना वहां भी मिलने लगा है। बुलेट ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को कम कर दिया गया है, तो लोग बिना टिकट जानवरों की तरह दूसरे ट्रेनों में ठुस ठुस के जा रहे हैं। सब फकीरी ही चल रही है। उधर कुछ दिन के शांति के बाद जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने अपने हथकंडे फिर से अपनाने शुरू कर दिए हैं। मोदी 3.0 के पहले 40 दिनों के अंदर ही करीबन 10 टेरर अटैक्स हो चुकी हैं, 10 ऐसे वारदातें हो चुकी हैं, 1 दर्जन जवान मारे जा चुके हैं, 10 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। यह सितंबर में होने वाले सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड इलेक्शन को रोकने का प्लान दिख रहा है। सवाल यह है कि अब सरकार इलेक्शंस को रोक देगी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, इतने तनाव के अंदर भी चुनाव कराएगी। और क्या 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को अपना वो स्टेटहुड वापस मिलेगा? अगर सच्ची में 370 हटाना एक मास्टर स्ट्रोक था, तो जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस क्यों नहीं मिल रहा है? इसका जवाब भी सरकार और मोदी नहीं दे रहे हैं। अगर यह सब भसड़ काफी नहीं थी, तो अब देखिए यह दर्द कैसे मैक्सिमाइज हो जा रहा है। अब बाइपोल हुए, बाइपोल इलेक्शंस में बीजेपी को भारी हार झेलना पड़ा। 13 असेंबली सीट्स में बाई इलेक्शंस किए गए। इंडिया ब्लॉक ने 10 में जीत हासिल की। टीएमसी को बंगाल में 4 में से 4, कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में 3 में से 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिली। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, ये तो बाई इलेक्शन की बात हुई। बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में अब एनडीए की टैली मेजॉरिटी मार्क से काफी कम हो चुकी है। एनडीए के पास अब 101 सीट है, राज्यसभा में मेजॉरिटी मार्क 113 है। तो मोदी की मनमर्जी अब शायद पूरी तरीके से ना चलेगी। अगर ऑपोजिशन अपनी फ्लोर स्ट्रेटजी अच्छी खेलती है, तो कोई भी बिल जो मोदी चाहे अब वो पारित नहीं हो सकती है। ये एक अच्छा स्टेप है। और इस सब के चलते ऑपोजिशन के तेवर भी पिछले काफी 10 सालों में जो हमने नहीं देखा, वो हमें दिखने को मिल रहा है। चाहे वो प्रेसिडेंट्स एड्रेस के बाद हो या बजट डिस्कशन हो, अगर मोदी सोच रहे थे कि नए संसद में उन्हीं की चलेगी, तो वो गलत साबित हो चुका है। इनफैक्ट मोदी को तो अपने पूरे कार्यकाल में संसद में इस तरीके का प्रोटेस्ट कभी भी झेलना ना पड़ा हो, तो ये उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। मीडिया ने यह सब देखा, लोगों का गुस्सा भी समझ में आया, डिजिटल मीडिया की राइज को भी उन्होंने देखा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी थोड़ा थोड़ा अपना तेवर बदलने की कोशिश कर रही है। सुधीर चौधरी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। नैनो जीपीएस चिप वाला आज बजट पर सवाल उठा रहा है। यह कैसे हो गया प्रभु? आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजिए, क्योंकि आज से एक बहुत बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग, जिसे 650 रुपए का फायदा होगा हर महीने, 850 रुपए का होगा। और एक वर्ग तो ऐसा भी है जिसे 1500 रुपए महीने का फायदा होगा। अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतने पैसे का आखिर क्या करेंगे। जबरदस्त फायदा है, फायदा ही फायदा है। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। Some concerned people, even well-wishers of the BJP, are asking whether the Modi 3.0 government could have been a little more practical, politically realistic, and done a few generous things to win over the youth, and not just offer them a 5,000 rupee internship. तो ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि अब तो डेमोक्रेसी खतरे पर है, नहीं अब तो तानाशाही की बात हमें हमारे देश में नहीं करनी चाहिए। शायद अगर ऑपोजिशन ऐसा सोच रहा हो तो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा होगा। हमने देशभक्त पर पहले भी बताया था कि कैसे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज इतनी आराम से खत्म नहीं होती हैं, और आने वाले कुछ दिनों में आप कुछ बड़े कदम भी देखेंगे। सबसे बड़ा कदम जो हमने बोला भी था कि मोदी के करियर का सबसे बड़ा कदम हो सकता है, वो है डीलिमिटेशन। उस डीलिमिटेशन से जो सेंसस के बाद कराया जाएगा, जब
यूपी और बिहार के एमपीज 200 के आसपास हो जाएंगे और साउथ की जो सीट्स हैं वहां एमपीज कम हो जाएंगी। हमारे देश की पॉलिटिकल परिभाषा ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो हिंदी हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वही संसद को कंट्रोल करेगा। यह डिलिमिटेशन कैसे होगा, कब होगा, कितनी जल्दी हो सकता है, इस पर हमने पूरा एक एपिसोड बना के रखा है। और क्यों यह मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, उसे जरूर देखिएगा अगर टाइम मिलेगा। डेमोक्रेसी एज वी नो इट वो रहेगी नहीं। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक से अब हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बार बार पाकिस्तान एक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और सर्जिकल स्ट्राइक जो डीप स्टेट है पाकिस्तान को, वो करने की जरूरत भी है। लेकिन मोदी ने एक और अच्छा प्रस्ताव रखा था, वो है पाकिस्तान के लोगों से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करना, क्योंकि वो भी पाकिस्तान आर्मी से परेशान आ चुके हैं। तो क्या एक बड़ा स्टेप पाकिस्तान को देखकर होगा? एक और सर्जिकल स्ट्राइक हमें दिखने को मिलेगा। सितंबर में इलेक्शंस हैं, कोई डिसाइसिव एक्शन तो लेना काफी जरूरी हो जाता है। नंबर 3, क्या और पार्टीज को तोड़ा जाएगा? जो हमने देखा शिवसेना के साथ, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ भी होगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश अब मोदी के लिए बहुत बड़ी एक अड़चन बन चुके हैं। इस इलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा वजह था समाजवादी पार्टी और अखिलेश। क्या आने वाले यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश होगी या किसी को जेल भेजने की कोशिश होगी? यह भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूपी किस तरीके से डील किया जाता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट दिल्ली पर पड़ेगा। नंबर 4, बीएनएस को तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया, करीबन 1 महीने होने को आ रहे हैं और इस बीएनएस से देखिए अब और कितने लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। लॉ की परिभाषा को इस्तेमाल करके किस तरीके से डेमोक्रेसी को रोका जाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं किस तरीके से डेफेमेशन केसेस लगाया जा रहा है, जिससे किसी तरीके की आलोचना को रोका जाए, लोगों को डराया जाए। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के इस आर्टिकल को देखिए, कैसे एक पीएचडी स्टूडेंट ने चॉम्स्की का क्रिटिक मोदी के बारे में अपने पीएचडी प्रपोजल में लगाया, जिसके वजह से उसे अपोलोजाइज करना पड़ा। हाल यहां तक आ गए हैं कि पीएचडी लेवल पर भी आप सुप्रीम लीडर की कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से इस तरीके के डिसेंट को दबाया जा रहा है। और इस पर आते हैं नंबर 5 पर। प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया को खत्म करने के बाद अब सरकार पूरी तरीके से डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल रखना चाहती है। इस पर हमने एक एपिसोड ऑलरेडी बनाकर रखा है, लेकिन इसमें नया इंफॉर्मेशन यह है कि जो नया ब्रॉडकास्ट बिल है, अब सरकार ने उस पर भी काफी संशोधन किया है, काफी अमेंडमेंट्स किए हैं और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज कंटेंट क्रिएटर्स को अब सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करना चाहती है। मैंने वो जो प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जिनके पास खरबों अरबों करोड़ रुपए हैं, उनको और यूट्यूब न्यूज क्रिएटर को एक ही पायदान पर रखा जाएगा। बेसिकली एजेंडा यह है कि यूट्यूब छोटे क्रिएटर्स को पेपर वर्क में दबा दो, कंप्लायंस में दबा दो और सरकार की हिदायत सुनने पर मजबूर कर दो। आपके और मेरे ये एपिसोड देखते समय इस पर काम चल रहा है, सरकार इस लॉ पर काम कर रही है। ड्राफ्ट बिल को इन सीक्रेट शेयर किया जा रहा है स्टेक होल्डर्स के साथ। लेकिन इस स्टेक होल्डर में क्या यूट्यूबर्स खुद शामिल हैं? क्या हमें भी यह ड्राफ्ट दिखने को मिलेगा? शायद नहीं। लेकिन किस तरीके से अभी हिट बैक होगा? हमने 50 दिन तो देख लिए, शायद मोदी के कार्यकाल में 10 साल के हिस्ट्री में सबसे खराब 50 दिन होंगे, लेकिन हिट बैक की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आने वाले हफ्तों में हम ये हिट बैक भी जरूर देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी सस्टेन करे, अगर विपक्ष सवाल करे, अगर एक इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया हो, तो सपोर्ट करिए इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया को, चाहे हम हो या और किसी को हो। अगर हमारा काम पसंद है, क्योंकि अब तो हमें कंप्लायंस के लिए और भी टीम बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा ऑन patreon.com/देशभक्त या नीचे YouTube में ज्वाइन बटन भी आप दबा सकते हैं। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। सवाल तो हम पूछते रहेंगे जब तक फिजिकली पॉसिबल होगा या जब तक हम पेपर वर्क मर दब ना जाए।